बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या क्या हो सकती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स की जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन नॉट ऑलवेज, ये आपने याद रखना है। ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, सेवरल टाइप्स होते हैं ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस और सेवरल टाइप्स के होते हैं। इसी तरह फिर सेवरल इसकी सीवियरिटी भी इनकी डिफरी करती है। ठीक है, माइल्ड से लेके मॉडरेट, फिर रिएक्शंस भी एक टाइप के नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही आपको नज़र आते हैं। फिर कुछ ऐसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं जो सेवरल डेज़ लेते हैं दिखने में, उससे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं नज़र आने में। ठीक है, तो ठीक है ना। तो इन जो कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जो कॉम्प्लिकेशन है इनकी एक लिस्ट है। ठीक है ना। लिस्ट में देखो तो सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो गए। फिर हमारे पास आता है इन्फेक्शन, यानी कि एक बंदे का ब्लड हम दूसरे बंदे को देते हैं तो उसके इन्फेक्शन होता है। वो क्यों होता है? और उसके बाद जो है ना उसकी कॉम्प्लिकेशंस, स्टोरेज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट में आपको नज़र आ सकती हैं। ठीक है, अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या है? ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन है, डिलेड इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन है। ठीक है ना। इसी तरह एलर्जिक रिएक्शन है, AR, फिब्राइल रिएक्शन है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, ट्रॉली जिसको बोलते हैं, ये है। ठीक है ना। इसी तरह इन्फेक्शंस की बात करें तो आजकल ये जो इन्फेक्शंस वाली कॉम्प्लिकेशन है ये बहुत रेयर होती है। क्योंकि हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट आ गए, हम स्क्रीन करते हैं फिर जाके ब्लड देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। तो डोनर की स्क्रीनिंग की वजह से ये रेयर हैं। ठीक है आजकल। ठीक है, तो फिर इसमें कौन कौन से इन्फेक्शन सस्पेक्ट हो सकते हैं? पॉसिबल इन्फेक्शंस बैक्टीरियल हो सकते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, मलेरिया, सिफिलिस, ये सारे इन्फेक्शंस में आते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टोरेज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में देखो तो हाइपरकेलीमिया हो सकता है। ठीक है ना। सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो सकती है। सिट्रेट टॉक्सिसिटी आपने पढ़ा है ना। सिट्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक तरफ कैल्शियम दूसरी तरफ कैल्शियम इस तरह पकड़ के रखता है, तो इसकी वजह से फिर हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम को ये उठा लेता है तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, क्योंकि सिट्रेट की क्वांटिटी या लैक्टेट की क्वांटिटी की वजह से। ठीक है, फिर हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है ना, हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। हाइपर अमोनीमिया हो सकता है। ठीक है ना, इसको या फिर हाइपर अमोनिया कहते हैं सिर्फ। उसके बाद कोआगुलोपैथी हो सकती है और वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है। ठीक है ना। और ठीक है ना। इसके अलावा देखें फिर CCF भी इसमें आता है, और फिर आगे जाओ तो एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, एयर एम्बोलिज्म भी इसमें आता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी इसमें आता है। ठीक है, ये स्टोरेज कॉम्प्लिकेशंस में आता है, एयर एम्बोलिज्म भी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी। तो ये लिस्ट थी किसकी कॉम्प्लिकेशंस की? BTK ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशंस की। टॉप कैटेगरीज कौन से हैं? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इन्फेक्शंस और स्टोरेज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, स्टोरेज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में एक खास बात याद रखें कि हाइपरकेलीमिया होता है, क्योंकि RBC लिसिस और जब सेल्स की लिसिस होती है, सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, इसी तरह हाइपोकैल्सीमिया बिकॉज ऑफ सिट्रेट इसको कैल्शियम को पकड़ लेता है। ठीक है, तो कैसे हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है। ठीक है ना। इनमें से हम ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो हैं ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है ना। अब ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले याद रखें ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ठीक है ना, लेकिन ये है रेयर। ये होती क्यों है? क्योंकि जब डोनर का जो ब्लड टाइप पेशेंट के ब्लड टाइप से मैच ना करे, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा वो दिया है जो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपने A पॉजिटिव ब्लड टाइप को आपने दिया है कोई बी नेगेटिव।
इस तरह की कोई चीज़ दी है तो फिर वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है और दिस इज़ मोस्ट सीरियस, ठीक है ना, मोस्ट सीरियस। और ये है वे रेयर क्योंकि हम ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं, क्रॉस मैच कराते हैं, केयरफुली हम क्रॉस मैच करते हैं, मैच करने के बाद हम देते हैं, ऐसे हम नहीं देते, इसलिए ये रेयर है। अच्छा, इट अकर्स व्हेन पेशेंट का जो एंटीबॉडी है डोनर की आरबीसी पे अटैक कर देती है, ठीक है, पेशेंट की एंटीबॉडी डोनर की आरबीसी पे, और आरबीसी लिसिस हो जाती है जिसके हम क्या कहते हैं, हीमोलिसिस। और हीमोलिसिस के बाद क्या होता है ये तो आपको पता है। पहली बात तो ये है कि ये सेल है, सेल जब टूट जाएगा तो बहुत सारा पोटेशियम बाहर लीक कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हीमोलिसिस होती है तो आरबीसी इज़ नॉट अ नॉर्मल सेल, ये एक ऐसा सेल है जिसमें बहुत सारी हीमोग्लोबिन होती है। और हीमोग्लोबिन किस किस चीज़ से मिलके बनती है, ठीक है ना। तो हीमोलिसिस याद है आपको, जब हीमोग्लोबिन टूट जाता है तो हीम में और ग्लोबिन में, फिर जब हीम टूट जाता है तो आयरन में, प्रोटोपोरफायरिन में, ठीक है। तो इस तरह का ये आपको मैंने पहले हमने बताया था आरबीसीज में भी, ठीक है ना। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरह फिर ये जब रिलीज़ होते हैं प्रोटोपोरफायरिन, आयरन, इस तरह ग्लोबिन वगैरह, तो ये डैमेज करते हैं बॉडी को, ठीक है। इसी तरह जो है, और ठीक है, ये जो ऑटोइम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या होता है, मिनट्स में, विद इन मिनट्स में ये आपको नज़र आएगा। और ये फिर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सबसे पहले देखो तो इन्फ्यूजन साइट पेन आपको पेशेंट की कंप्लेन करेगा, फिर चिल्स होंगी पेशेंट को, फीवर होगा, अच्छा राइगर्स होंगे, अच्छा इसी तरह लुम्बर पेन पेशेंट आपको शो करेगा, चेस्ट टाइटनेस आप पेशेंट को आपको बताएगा, फिर ठीक है डिस्निया फिर आपको बताएगा, और ठीक है, और क्या होगा, हाइपोटेंशन होगी, और इसके बाद हीमोग्लोबिन यूरिया। मैंने कहा था ना, जब आरबीसी लाइस होगी, आरबीसी टूट जाएगी तो अंदर से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ नज़र आता है, यूरिन में, और रेड यूरिन आपको नज़र आता है, ठीक है, रेड यूरिन, इसको हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोर सीवियर रिएक्शंस में फिर कोआगुलोपैथी होगी, शॉक हो जाएगा, और रीनल फेलियर हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है। याद रखें, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, देखो तो इन्फ्यूजन साइट पेन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये कुछ मामला गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो इन्फ्यूजन साइट पेन है ना, ये क्योंकि ब्लड उसी जगह से ही जा रहा है, तो उधर सबसे पहले पेशेंट जब कंप्लेन करेगा तो आपको कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है, कि उसके बाद चेक करें इन सब साइंस एंड सिम्टम्स के लिए कि कोई वाकई कोई ऑटोइम्यून हीमोलिटिक रिएक्शंस तो नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले बैग चेक करेंगे, ब्लड ग्रुप्स चेक करेंगे, टाइप्स क्रॉस मैचिंग हुई है कि नहीं वो चेक करेंगे, साथ में एक तरफ से फिर आगे एग्जामिन भी करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए कि ये जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, डॉक्टर साहब मुझे इन्फ्यूजन साइट पेन हो रही है, मुझे चिल्स हो रहे हैं, मुझे बुखार हो रहा है, राइगर्स और चेस्ट टाइटनेस हो रही है, लुम्बर पेन हो रहा, ये सारे के सारे पेशेंट्स उस वक्त बताता है जब वो होश में हो। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, फॉर एग्जांपल आईसीयू में एक पेशेंट है, उसको आप बीटी कर रहे हैं, वो आईसीयू वाला पेशेंट तो नहीं बता सकेगा, वो जीसीएस जिसका 6 है 5 है 7 है, ठीक है, कि भाई डॉक्टर साहब मुझे इन्फ्यूजन साइट पेन है चीज़, वो उसके फिर आपको अलग देखना पड़ेगा। उसमें फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर देखो पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट है, देखो ये दो अदर कंडीशन है, एक तो बेहोश पेशेंट आईसीयू वाला, एक ओटी वाला एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट। इन पेशेंट्स में आपको ये नहीं देखना कि मरीज़ क्या कंप्लेन कर रहा है, चिल्स तो नहीं है, इन्फ्यूजन साइट पेन तो नहीं है। इन पेशेंट्स में आपने ख़ास ख्याल रखना होता है, ठीक है। इनमें क्या हो सकता है, डिफ्यूज इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी और जो हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, ठीक है ना। यही वाहिद अलामात होती हैं कि भाई ऑटोइम्यून रिएक्शन का जो पता देती हैं, ठीक है। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अनकॉन्शियस पेशेंट्स और एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस जो ऑटोइम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन होता है, उसकी वाहिद अलामत जो होती है ना, डीआईसी, लीडिंग टू हाइपोटेंशन और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप क्या करेंगे, रिएक्शन होता है, फ़र्ज़ करो किसी पेशेंट को अल्लाह ना करे, तो ऐसे पेशेंट की एकदम आपने स्टॉप करनी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और हॉस्पिटल ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट को, स्टाफ को आपने इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना, इमीडिएटली, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। इसी तरह ट्रांसफ्यूजन का ऑटोइम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन का जो है
इसकी ट्रीटमेंट में क्या आपने ऐसे मेजर्स लेने हैं कि आप इसके बीपी को मेंटेन कर सकें, ठीक है ना। आर्टीरियल बीपी को आपने मेंटेन करना है। इस तरह मेजर्स टू प्रोमोट यूरिन फ्लो आपने देखना है, जब आपने इसकी यूरिन फ्लो मेंटेन रखनी है। इसी तरह अगर कोआगुलोपैथी है तो उसको करेक्ट करनी है, आपने उसको करेक्ट करनी है, ठीक है। ठीक है ना। अब जो दूसरा हमारे पास जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, पहला तो हमने पढ़ा कि ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन है, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन, DHR। देखो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की एक रेंज है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये रेंज है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की BT आप करेंगे, BT की कॉम्प्लिकेशंस में डिफरेंट जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्टोरेज रिलेटेड इन्फेक्शंस और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की ये सारी रेंज है, ट्रॉली से लेके ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन तक की रेंज। हमने ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन पढ़ा, अब हम डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन, ये उस वक्त होता है जब हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ हैं, ये स्लोली अटैक करते हैं जो है ना जो डोनर ब्लड के एंटीजेंस को। कौन से एंटीजेंस को? अदर देन ABO एंटीजेंस को। देखो RBC के ऊपर बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, तो इसमें ABO एंटीजेंस भी तो होते हैं, इनके अलावा दूसरे एंटीजेंस भी होते हैं। तो ये हमारी एंटीबॉडी डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन में हमारी जो मतलब रिसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैक करती हैं ऐसी एंटीबॉडीज़ को जो ABO नहीं होती, वो ABO को अटैक नहीं करती, वो दूसरी एंटीबॉडीज़ एंटीजेंस को अटैक करती हैं, ठीक है। उस केस में हमारा डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड सेल्स हैं दे ब्रेक डाउन, ठीक है। कब ब्रेक डाउन करते हैं? वीक्स टू डेज आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। और दे फिर किसकी वजह से होता है? IgG एंटीबॉडी की वजह से होता है, ठीक है ना। तो याद रखें, डेज और वीक्स आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। जबकि हमने देखा था कि ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन है वो विद इन मिनट्स की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, इसीलिए इसका नाम डिलेड रखा गया है, डिलेड, ठीक है। ठीक है ना। इसीलिए पेशेंट जो है, पेशेंट इसमें एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है और इसको सिम्टोमेटिक जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है ना। हमने पहले भी कहा है कि जॉन्डिस अगर 2 से आगे बढ़ जाए टोटल, ठीक है ना, तो इसमें हम 2 से आगे चला जाए तो इसको पेशेंट सिम्टोमेटिक जॉन्डिस हो जाता है उसको, ठीक है ना। ठीक है ना, मतलब 2 से आगे क्या चला जाए? डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। डायरेक्ट बिलिरुबिन 2 से ज़्यादा हो तो फिर हमें जो सिम्टोमेटिक जॉन्डिस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो है नॉन इम्यून हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना। नॉन इम्यून हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? जब RBCs आर डैमेज्ड प्रायर टू द ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होता है, RBCs बेचारे क्या होते हैं, प्रायर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको पता है हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, हीमोग्लोबिनीमिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, जब हीमोग्लोबिनीमिया और हीमोग्लोबिन यूरिया नॉन इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन की वजह से हो तो इसमें पेशेंट को क्लिनिकल जो सिग्निफिकेंट क्लिनिकल सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? सिग्निफिकेंट क्लिनिकल सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चौथी जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो है हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है ना। एलर्जिक रिएक्शंस हमने क्या कहा था? हमने कहा था ना कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन, डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं इसी तरह डिलेड के बाद नॉन इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन भी है, फिर साथ में अभी एलर्जिक रिएक्शन और फेब्राइल रिएक्शन। तो हम पढ़ेंगे एलर्जिक रिएक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे फेब्राइल रिएक्शंस, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो कि जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजन, जबकि हमने क्या कहा था? मोस्ट जो सीरियस मोस्ट सीरियस कौन सा था? ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन, जबकि मोस्ट कॉमन कौन सा है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। तो समझ आ गई?
अच्छा, इसमें क्या होता है, इट अकर्स ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये होता है, देखो जब भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, तो आपको ऑटो इम्यून हेमोलिटिक रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में आपने फ़र्क करना है दोनों में, ठीक है। वो कैसे, अगर सबसे पहले तो आपको कैसे ऐसा कोई सिम्टम नज़र आता है, रेडनेस वगैरह हो जाती है ड्यूरिंग ब्लड, वो ये मोस्ट कॉमन होता है, ये हर तीसरे बंदे में आपको नज़र आएगा। स्किन लाल हो गई है, थोड़ा सा वो चढ़ा है, ठीक है, इचिंग हो रही है, ठीक है, तो वो, ठीक है ना, वो फिर एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। वो इससे चाहे एलर्जिक रिएक्शन हो या ऑटो इम्यून हेमोलिटिक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रॉस मैचिंग चेक करेंगे। आप जैसे ही पेशेंट का जिस्म लाल होना शुरू हो जाता है, आप चेक करेंगे क्रॉस मैचिंग, ब्लड ग्रुप सही लगा है इसको, सही उसका फटा हुआ तो नहीं था, सारे प्रिकॉशंस चेक करेंगे। फिर आपको देखो ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, एक पेशेंट को ए रिएक्शन है, लाल हो रहा है, इन्फ्यूजन साइड पेन हो रही है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है या ऑटो इम्यून हेमोलिटिक रिएक्शन, तो फिर वो इस तरह पता चलेगा कि आप देखेंगे उसके बीटी नोट्स पढ़ेंगे जो एचओ ने लिखे हैं, फिर जाके बैग्स में चेक करेंगे, ठीक है, ये सारी की सारी डोनर में जो बैग का में जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है और दूसरा पर्ची में रजिस्ट्रेशन, ये सारे प्रिकॉशंस आप देखेंगे, तब आपको ऐसे ही कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग बीटी होता है ये एलर्जिक रिएक्शन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। ये क्यों होते हैं, ये रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन क्यों होते हैं, ये असल में बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है अगेंस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑफ द डोनर साइड। देखो इसमें बिल्कुल डिफरेंट कॉज है, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक रिएक्शन की बिल्कुल डिफरेंट कॉज है इससे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के खिलाफ पसंद नहीं करती डोनर की बॉडी के जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, वो रिसिपिएंट की बॉडी पसंद नहीं करती, इसकी वजह से रिएक्ट करती है इसके साथ, और फिर क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस। इसमें सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, देखो हाइव्स सबसे पहले, ब्रोंकोस्पाज्म, इचिंग, रेश, अर्टिकेरिया, ठीक है ना, ये सारे के सारे। लेकिन ये जो होते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, ये हमने खुद भी आपने देखे होंगे कई बार ट्रीट किए हुए हैं। एंटी हिस्टामीन्स दे सकते हैं हम, सोलोकॉर्टिव दे सकते हैं, एविल दे सकते हैं इसमें, ठीक है ना, इंजेक्शन सोलोकॉर्टिव हम देते हैं, और इसमें क्या देते हैं, इसमें इंजेक्शन एविल देते हैं, ठीक है ना, दोनों आईवी और 100 mg का सोलोकॉर्टिव होता है, एविल का भी एक एम्प्यूल आप इसमें देंगे तो पेशेंट सेट हो जाएगा थोड़ी देर में। फिर थोड़ा सा नॉर्मल सेलाइन भी ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन का 500 to 300 to 500 का बोलस एक देते हैं, ठीक है। बट रेयरली देखें, रेयरली ये जो रिएक्शन है एलर्जिक रिएक्शन, ये सीवियर हो जाता है। रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि ये एलर्जिक रिएक्शन सीवियर हो जाता है, उस केस में फिर हम क्या कर सकते हैं, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, और एमाइनोफाइलिन की भी ज़रूरत पड़ जाती है हमें, ठीक है ना। तो ये हम लिंक टूस हम यहाँ पे लगा लेंगे, एपिनेफ्रिन में भी और एमाइनोफाइलिन में भी, जब हम रिपीट करें ये टॉपिक, ठीक है। फिर हमारे पास है फेब्राइल रिएक्शन, ठीक है। फेब्राइल रिएक्शन 5वां नंबर का ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। इस फेब्राइल रिएक्शन में क्या होता है, सडन फीवर आपको पेशेंट को नज़र आएगा आपके डॉक्टर साहब को, ठीक है ना, इसीलिए तो इसको फेब्राइल कहते हैं, ठीक है ना, फेब्राइल, ठीक है ना। अब ये होता कब है, विदिन 24 आवर्स, ड्यूरिंग बीटी भी हो सकता है ये, और विदिन 24 आवर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, क्या, फेब्राइल रिएक्शन, ठीक है ना। आल्सो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि हेडेक हो सकता है, पेशेंट को चिल्स, नोज़िया, जनरलाइज डिस्कम्फर्ट सी पेशेंट को होती है, ठीक है ना। इसी तरह इसमें एक क्यों होता है, इसमें इसलिए होता है कि बॉडी जो होती है वो रिएक्ट कर जाती है WBCs ऑफ द डोनर साइड के साथ, ठीक है। WBCs डोनर्स की तरफ से जो WBCs आ रहे हैं उनके जो है ना, उनके साथ हमारी जो रिसिपिएंट की जो बॉडी है वो रिएक्ट कर जाती है, तो इसमें फिर फेब्राइल रिएक्शन पेश आता है। मोस्टली अगर इन पीपल हु हैव हैड प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ये केस किन लोगों में होती है, उन लोगों में जिनके पहले भी ट्रांसफ्यूजन्स हो चुके हैं, वुमेन हु हैव हैड सेवरल प्रेगनेंसी, जिनकी प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हों पेशेंट्स में, तो ये रिस्क से हाई, जो फेब्राइल रिएक्शंस के लिए हाई रिस्क। आप देखें, आप जब राउंड कर रहे हो तो आप अपने नर्स से, अपने HO से पूछना है कि भाई ये फेब्राइल प्रेग्नेंट औरत है, और हिस्ट्री लेनी है, पहले कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ पेशेंट को, ठीक है। तो जब ये वो पेशेंट कहे कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे पहले ट्रांसफ्यूजन्स हुए हैं पहले बार, और फिर ऐसी औरतें जिनको
बहुत सारी फिर ने 4-5 बच्चे 10 बच्चे जिन्होंने पैदा किए हैं ऐसी औरतें, ठीक है ना, ऐसी औरतें भी हिस्ट्री में अगर मल्टी ग्रेविडा औरत है तो भी, और क्या है प्रीवियस बीटीज़ हो गई हैं तो भी, तो ये दोनों पेशेंट्स आप नर्सिंग को एचओस को इन्फॉर्म करेंगे कि ये हाई रिस्क है, पेशेंट हाई रिस्क है किसके लिए, फिब्राइल रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो आपने पहले से ही इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ठीक है ना। देखो कि हर वक्त जो अगर हम कोई किसी भी पेशेंट को जब हम बीटी करते हैं तो उसको अगर फीवर हो जाए तो लाजमी नहीं है कि वो फेब्राइल रिएक्शन ही हो, ठीक है। वो और भी रिएक्शंस हैं, इनको हमने ये वही वाली बात है जो मैंने इधर डिस्क्राइब की थी, ठीक है, ऑटो इम्यून इम्यूनिटिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इनको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है। फिर शुरू में फिर वही काम आप करेंगे, जैसे ही आपको फीवर नज़र आएगा आप ब्लड ग्रुपिंग चेक करेंगे, क्रॉस मैचिंग चेक करेंगे, दोबारा ब्लड बैग फटा हुआ तो नहीं था, कोई इस तरह की और बात तो नहीं थी, ये सारे चेक करके फिर फेब्राइल रिएक्शंस आप सोचेंगे कि हाँ यार इसको वाकई फेब्राइल रिएक्शन है, क्योंकि और भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें फ़ीवर हो जाता है, ठीक है ना। बीटी के बाद और भी ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें फ़ीवर हो जाता है, मतलब अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैन ऑल्सो कॉज फीवर, तो इट्स नॉट द ओनली फेब्राइल रिएक्शन। अच्छा, और फिर हमने क्या करना होता है, फर्दर टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, ये देखने के लिए कि ये वाकई फेब्राइल रिएक्शन ही है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। तो देखो जो है ना ऐसे पेशेंट्स जो जिनमें पहले से फेब्राइल रिएक्शंस हो चुके हों, हिस्ट्री ऑफ फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल रिएक्शन जो दे रहे हों, और या फिर ऐसे पेशेंट जो एट रिस्क ऑफ फेब्राइल रिएक्शन। अब देखो फेब्राइल रिएक्शंस के लिए एट रिस्क कौन कौन से हैं, पहले मैंने बताया आपको कि एलर्जिक रिएक्शंस के लिए एट रिस्क कौन कौन से हैं। एलर्जिक रिएक्शंस के लिए एट रिस्क हैं मल्टी ग्रेविडा वोमेन है, पीपल हु हैव हैड प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, ये दोनों सेवरल प्रेगनेंसीज वाली औरतें और प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वाली औरतें, ये दो एट रिस्क हैं किसके, एलर्जिक रिएक्शन के, सॉरी फेब्राइल रिएक्शन के, ठीक है ना, ठीक है, फेब्राइल रिएक्शन की। तो अब इस लिस्ट में हमने थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर ली, तो और एट रिस्क कौन कौन से हैं, इन्फेंट्स हैं इसमें, एल्डरली हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, ये भी हाई रिस्क में एट रिस्क में आते हैं, ठीक है ना। तो आपने इन सब को भी नज़र में रखना है कि हाँ यार इसमें कोई फेब्राइल रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब जब आपको एट रिस्क पेशेंट्स मिले, जब एट रिस्क पेशेंट्स आपको मिले, इन्फेंट मिले, एल्डरली मिले, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मिले, तो ऐसे पेशेंट्स को आपने ब्लड प्रोडक्ट्स देने भी हैं, तो ल्यूको डिप्लीशन करने के बाद, अब मैंने आपको बताया ल्यूको डिप्लीशन फ़िल्टर पहले हमने जब पहले टॉपिक्स में पढ़ा था, ये इसके थ्रू गुजारे आप। इससे करने से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी सारी की सारी जब ख़त्म होती हैं, डब्ल्यूबीसी में जब ख़त्म होती हैं डब्ल्यूबीसी, तो फिर वो ब्लड देने से आपको फेब्राइल रिएक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ल्यूको डिप्लीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड से डब्ल्यूबीसीज़ को ख़त्म करते हैं, और ये हम फ़िल्टर्स की मदद से भी करते हैं, जैसा कि मैंने बताया ल्यूको डिप्लीशन फ़िल्टर, इसके फिर अदर मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ हमने क्या किया था, हम जब रिपीट करेंगे इस टॉपिक को तो हम लिंक 2 में डाल देंगे, ठीक है ना। देखो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ जो है ये वही वाली बात है, लोग शादी पे आते हैं, ठीक है, खाना पसंद नहीं आता तो लड़ने लग जाते हैं, किससे, जिसकी शादी है उनके घर वालों से, बाहर से आते हैं आके। ये इधर भी ऐसा ही है कि जो डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं ना, डोनर वाली जो बाहर से आ रही हैं, उनको रिसिपिएंट पसंद नहीं आता, ठीक है। रिसिपिएंट जब पसंद नहीं आता तो वो क्या करती हैं, तो अटैक करती हैं रिसिपिएंट को, हाँ, ये वही वाली बात है, शादी पे खाना खाने के वही। तो फिर क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, लीवर डिसफंक्शन हो सकता है। देखो मैंने इधर पहले भी कहा था कि याद है मैंने यहाँ पे कहा था कि फेब्राइल रिएक्शन इज़ नॉट द ओनली वन विच कॉजेज फीवर, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट कैन ऑल्सो कॉज फीवर। तो अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में भी आपको एक फीवर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, फीवर हो सकता है, लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा, स्किन रेशेस, जनरलाइज स्किन रेश, डायरिया हो सकता है, बोन मेरो फेलियर जिसमें पेन साइटोकिनिया की फॉर्म में नज़र आएगा। ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, विद इन अ
मंथ आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है, विद इन अ मंथ, ठीक है, ग्राफ वर्सेस होस्ट एंड डिजीज़, ठीक है। अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा अगर इसको प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे ग्राफ वर्सेस होस्ट की, जो ब्लड हम जो ट्रांसफ्यूज़ करने वाले हैं उसको हम रेडिएशन थेरेपी देंगे। थोड़ी सी रेडिएशन से क्या होगा, वो WBC जो है वो इनहिबिट हो जाएंगी, बट डजेंट इफेक्ट RBC। ये रेडिएशन RBCs को इफेक्ट नहीं करती, याद रखें, ठीक है ना। अब देखो ट्रॉली है हमारे पास, सातवां जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। अभी देखो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो रिएक्शंस पढ़े, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हमने पढ़े। इनमें कौन कौन सा पढ़ा, ऑटोइम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन, अच्छा नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन भी पढ़ा जिसमें डिलेड पढ़ा, उसके बाद हमने डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन पढ़ा, एलर्जिक रिएक्शन पढ़ा, फेब्राइल रिएक्शन पढ़ा, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन पढ़ा। अब हमारे पास ट्रॉली है। ट्रॉली इस क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, ठीक है ना। अब ट्रॉली में क्या होता है, ट्रॉली देखो, ट्रॉली हमेशा एसोसिएटेड है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा के ट्रांसफ्यूजन के साथ। ट्रॉली का देखो RBC के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ट्रॉली फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा के ट्रांसफ्यूजन से होती है। एक बात आपने याद रखनी। दूसरी बात, मल्टीपेरस वुमन जो होते हैं ना, मल्टीपेरस वुमन इसमें डोनर्स होते हैं, इसमें डोनर्स, देखो डोनर्स आर मोस्टली मल्टीपेरस वुमन। तो ये दूसरी बात, ये देखो डोनर्स दिस वुमन आर नॉट रेसिपिएंट्स, मतलब इनमें नहीं हो रहा है, ये डोनर्स हैं, इनसे तो ब्लड लिया जा रहा है। तो इसमें तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। दो बातें ट्रॉली की, दो बातें। तीसरी बात ट्रॉली की क्या रखनी है, विद इन 3-6 आवर्स ये आपको रिएक्शन नज़र आता है। देखो दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको बताया है। चलो अब हम ट्रॉली देखते हैं, ठीक है। तो फिर देखो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। यूजुअली मल्टीपेरस वुमेन्स आर डोनर्स आर यूजुअली मल्टीपेरस वुमेन, मोस्टली नॉट ऑलवेज, ठीक है। ये देखो एक्सेप्शंस हमेशा होती है, ठीक है। मोस्टली डोनर्स आर मल्टीपेरस वुमेन, ठीक है, मल्टीपेरस वुमेन। इसमें क्या होता है, इफेक्टर सेल्स न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स फिर क्या करते हैं, जाके न्यूट्रोफिल्स इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट होने के बाद पल्मोनरी एंडोथीलियम में जाके एडेयर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द पल्मोनरी एंडोथीलियम इंक्रीज़ हो जाती है। जब इंक्रीज़ हो जाती है ना, तो फिर आपको पता है ना, देखो अब ये मेम्ब्रेन है, अगर ये सेल ऐसे श्रिंक हो जाए, बीच में स्पेस बन जाए एंडोथीलियम में, नॉर्मली एंडोथीलियम एक लीकी नहीं होती है, नॉर्मली एंडोथीलियम ऐसी होती है, ठीक है। जब ऐसी हो जाएगी तो ठीक है ना, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। जब पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा ना, तो फिर क्या हो सकता है, इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी कहते हैं। विद इन 6 आवर्स ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये होती है। पेशेंट क्या डेवलप करता है, डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, डेफिनेटली लंग्स के साथ ताल्लुक़ है, लंग्स के साथ तो डिस्कम्फर्ट करेगा चेस्ट में, और डिस्निया इसको हो जाएगा पेशेंट को, और अदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आ सकते हैं, ठीक है, अदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ट्रॉली की सिम्टमेटिक है, ठीक है, सारी की सारी। और फॉर एग्जांपल डिस्निया है, उसको ऑक्सीजन देते हैं, दूसरी चीज़ें जितने भी हैं उसको सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करें ट्रॉली की। और प्रिवेंट कैसे हो सकता है, वही ब्लड प्रोडक्ट्स को हम इरेडिएट करेंगे तो हम ट्रॉली से भी बच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है ट्रॉली के बारे में, ठीक है ना।